बच्चों, आज मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 की तीसरी कहानी अच्छे पड़ोसी के गुण पढ़ाऊंगी। बच्चे, इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको इस कहानी जिस विधा पे लिखी गई है उस पे थोड़ा चर्चा कर लेती हूँ। बच्चों, यह कहानी व्यंग विधा पे लिखी गई है। ये व्यंग विधा क्या होता है? विधा मतलब होता है लिखने का तरीका। व्यंग क्या होता है? व्यंग होता है अगर हम किसी व्यक्ति की बुराई सीधे सीधे ना कर कर, ठीक कैसे ना करके, सीधे सीधे ना कर कर उसके सामने थोड़ा अच्छी तरह से पेश करते हैं। मतलब उड़ा तो हम उसका मजाक ही रहे हैं, पर थोड़ा सा मक्खन मलाई लगा के, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंग कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी की बुराई की जाती है, लेकिन अच्छे तरीके से। मतलब थप्पड़ मारना, मगर मधु में हाथ को लपेट के थप्पड़ मारना हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अच्छे पड़ोसी के गुण। इस कहानी में लेखक खुद को केंद्र में रखकर पूरी कहानी लिख रहा है। इसमें मतलब इस कहानी का केंद्र खुद लेखक ही है। कहानी शुरू होती है। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य यह कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसियों के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। मतलब लेखक कह रहा है कि उन्होंने जीवन में बहुत सारे मोहल्ले बदले, पर शाश्वत मतलब होता है जो चीज़ हमेशा जीवित रहे, जो कभी नहीं मरे। पर एक सत्य हमेशा रहा कि हम अपने उनका जो पड़ोसियों के प्रति जो दृष्टिकोण था, मतलब जिस हिसाब से उनका रिश्ता था, कैसा रिश्ता था? स्नेहमय मतलब प्यारा होता है, उदार मतलब दिलदार, मतलब कुछ ज़्यादा करने वाला, और सहायतापूर्ण मतलब तो आपको पता ही चल रहा है, एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना। आगे लेखक कहते हैं कि उनको लगता है कि उनके पड़ोसी भी उनके प्रति ऐसे ही विचार रखते होंगे। मतलब उनका सोचते होंगे, पड़ोसी भी उनके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। ये देखने में साधारण लग रहा है, मगर क्या है, ये एक व्यंग तरीका से बोला गया है। पूरा जो वाक्य ही है, ये सारा वाक्य व्यंग तरीके से बोला गया है। ठीक, आगे पढ़ेंगे तो हमें क्या व्यंग है यह पता चलेगा। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उसके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है? यह वैसा ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भैया उस आँख की रोशनी क्या आई क्या? पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। मतलब क्या है? मतलब उनके घर के पड़ोस में कोई एक औरत थी जिनका तबीयत हमेशा ख़राब रहता था, पर ये लोग उसे लेके हमेशा ही मजाक तरीक़ा से उस आदमी को पूछते रहते थे कि क्या तबीयत सुधर रही है? तो वो, अब किसी के घर में तबीयत ख़राब है, कोई पूछे तो बुरा ही लगता है, तो वो हमेशा झुलझुला के ही जवाब देते थे। मतलब जब सुनो जब देखो तो उसे पूछते ही रहते थे। बेचारा परेशान हो जाता था। अब वो क्या करने लगा, ये लोग को देखते ही बोलने लगा कि नहीं, उसकी तबीयत सुधर रही है। ये सारा कुछ कैसा लगता था? ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक काने आदमी से पूछे कि क्या आपके जो आँख से आप अंधे हैं, जिस आँख से उसकी रोशनी आई? ऐसा कभी हो सकता है कि जो आँख का रोशनी चला गया हो कभी आए? पर ये लोग क्या करते, और उसका भी लोग मजाक उड़ाते थे और परेशान करते थे। हम घर जाकर अपनी श्रीमती से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े है, अच्छे टें बोल जाए इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है। मतलब अपनी बीवी से क्या बोलते थे कि ये जो भाभी है बगल वाली, वो क्या है, इतनी बीमार है पर फिर भी टें बोलने का मतलब मर नहीं रही है। लगता है भगवान जी उसको मतलब अमर होना मतलब कभी नहीं मरने वाला इंसान, कभी नहीं मरने की जड़ी बूटी खिला के भेजे हैं।
ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी हो तो वे चेताते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा है कि बार बार खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसे ही सद्भाव का रवैया अपनाया। मतलब वो उनकी बीवी के बारे में बोलते तो क्या, वो जो जिनकी बीवी थी वो लेखक को हमेशा क्या कहते थे, वे जिसे लेखक को सर्दी खांसी हुआ तो हमेशा उसको बोलते रहेंगे, अरे आपको फिर से खांसी हो गया, फिर से हो गया, कहीं खांसी हो गया, जुकाम हो गया, कहीं आपको कैंसर तो नहीं है, देखिए डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो आपको कैंसर हो सकता है। इस तरह की बातें वो लोग किया करते थे एक दूसरे पे मजाक के बनाने के लिए। पर इन तरह की बातों से वैसा कुछ तो हुआ नहीं। वो ना भाभी मरी और ना ही लेखक को कभी कैंसर ही हुआ। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता था। मतलब पड़ोसी के लिए उनका दिल दरिया मतलब नदी की तरह बड़ा, मतलब जो भी चाहे वो दे दें। ये हम आगे देखेंगे कि कैसी दरिया दिली है उनकी। जिन पुराने जूते, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दिमाग टोका टोकी नहीं करता, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाना लगाना पड़ेगा। फिर जी करा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पर फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमारे उदार के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली हमारे घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। बुरा भला कहना होता है तो इशारों से कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मतलब लेखक के घर में मतलब मोहल्ले वाले के घर में जितने भी कूड़े कचरे होते हैं वो सीधे डस्टबिन में ना फेंक कर वो क्या करता है, एक दूसरे पड़ोसी के घर में थोड़ा थोड़ा सा कर किस्त मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके वो लोग फेंकते रहते हैं, ताकि उनके घर का जितना भी कचरा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और उनको जाके डस्टबिन में फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। पर होता क्या है, जिनके घर में वो डालते हैं वो चिल्लाते हैं कि पता नहीं कौन जंगली इसे फेंक गया है। वो भी नाम लेके नहीं कहते क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है ये सामान किसका है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये होती है जब जिन्होंने फेंका है वो भी फेंकने वाले को जाके बुरा भला कह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बताना होता है कि ये सामान हमने नहीं फेंका। यहाँ लेखक ने व्यंग का जो उदाहरण दिया है, बच्चों को वह समझना चाहिए कि बुराई को भी कितने अच्छे तरीके से सजा के लिख रहे हैं, यही व्यंग है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की सारी सॉल पर जाकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देख आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध थे। हमने घर में घुसना शामिल नहीं था। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी मम्मी ने आपकी साड़ी प्रेस करवा कर भेजी है। उन्होंने अपना तूस का शॉल वापस मंगवाया है। अपन चकराया। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहें और यहाँ सारी गजरा आने जाने लगा। मतलब क्या है कि जो पड़ोसी की औरतें हैं वो कैसे शुरुआत करती है चीज़ों का लेने देने का, एक चायपत्ती से शुरू होती है। ठीक है, मेरे घर चायपत्ती नहीं है, मेरे घर चीनी नहीं है, थोड़ा 1 कप दूध दीजिए, थोड़ा 1 कप पानी दीजिए। इस तरह से बातें शुरू होती है और वो जाके कहाँ ख़त्म होती है, किसी दामी चीज़ पे, जो बहुत ही जो घर का जो सबसे कीमती चीज़ होता है उसके लेन देन पे जाके चीज़ें ख़त्म हो जाती। क्यों कैसे ख़त्म हो जाती है वो हम आगे देखेंगे। आगे है, सॉल तो समझ में आता है पर यह तूस क्या बला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को सॉल खुद पहुंचाने के लिए कहकर उसे विदा किया और खुद
अंतर्ध्यान हो गई। आई तो उसके हाथ में एक मटमैले सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उसके चेहरे पर संत्रास का भाव और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोसी से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। मतलब क्या हुआ? यहाँ लेखक तूस बोल रहे हैं। तूस क्या होता है? तूस जो बहुत ही ठंड में जो भेड़ पाए जाते हैं उनके बाल से बना ऊनी वस्त्र को तूस कहा जाता है, जो कि मुख्यतः बहुत ही कीमती होता है। मुख्य रूप से घटना क्या घटी कि लेखक की पत्नी अपने बगल वाले पड़ोसी से एक शॉल लेकर आई थी और उस पर किसी कारणवश उसमें चटनी का दाग लग गया था। जब उसकी बेटी उसे वापस मांगने आई तो वो शॉल उसे तभी याद आ रही, उस शॉल में तो चटनी गिरा हुआ है। तो क्या बोली कि बेटी तुम जाओ, मैं शॉल आपको भेज दूंगी। और जैसे ही लड़की गई, उनकी लेखक की बीवी दौड़ के अंदर गई और वो जो मटमैले कलर का जो शॉल था उसे लेकर आई और लेखक को बोल दी कि आप इसका जो ड्राई क्लीन करवा दीजिए जिससे कि यह दाग छूट जाए। यह कम वक्त तूस का था। उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। अपनी आज भी तूस के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि यह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई में जेब कटती है, खरीदने में नाक काट की नौबत आती है। मतलब वो इतना महंगा था कि लेखक को उतनी कीमती शॉल किनने की नहीं सकते थे। मतलब उनके लिए वो बहुत ही महंगा शॉल था। बदलहाल पड़ोसन को तूस पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूस दाग की करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर से चाय की पत्ती के नाम पे उसका चूरन उन्हें मिलता है। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दी थी और सरे पिलपिले वापस आए। ऐसा तूस प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। मतलब पूरी कहानी क्या थी? पूरी कहानी यही थी कि लेखक की कभी अपने पड़ोसन के यहाँ से लेकर आई थी तो उसका और किसी तो उस पर दाग लग गया। अब यह बात पड़ोसी को पता चल गई तो पड़ोसन ने कहा कि ये मतलब उन्होंने जलन से उस पर दाग लगा दी है। ठीक है। और उसके इतना ही पे वो चुप नहीं हुई। वो क्या बोली कि मेरे घर से जब हम अच्छे चाय पत्ती देते हैं और आप उसके बदले हमें चाय के नाम पे उस चाय पत्ती के नीचे जो धूल होता है वो थमा देते हैं। एक दिन तो हद हो गई। मैंने आपको अव्वल दर्जे का प्याज दिया था और आपने कैसा प्याज दिया मुझे? सड़ा गला प्याज थमा दिया। इतनी सब बातों के बाद आज की स्थिति क्या है? अब क्या है? अब औरतों में शीत युद्ध चल रहा है। मतलब बिना कुछ कहे हुए लंबा चलने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। उस तूस वाले घटने के बाद पड़ोस की औरत से लेखक की पत्नी का बात बंद है। आगे, पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली न आई। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है। उनकी नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। लिहाजा हर मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धराशायी पाया जाता है। मतलब क्या है कि औरतों की तो बात बंद है, उनमें किसी तरह का कोई भी संबंध अभी अब बचा नहीं। पर जो मोहल्ले के जो मर्द हैं वो क्या करते हैं? आज भी अभी भी एक दूसरे को परेशान करने से पीछे नहीं हटते हैं। कभी वो उनके घर का केबल का तार काट देता है तो कभी ये इनके घर का केबल का तार काट देते हैं। कोई यहाँ कम नहीं है। आगे तो परेशानी की हद ही हो जाती है। आगे है, हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वाले को हमने दूसरे मोहल्ले का दिशा भ्रमित कर दिया है, पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों को तो हमारे घर भेज देते हैं। ऐसा मतलब क्या है? मतलब है कि परेशानी की यहाँ पे हद हो गई है। जब पड़ोस में किसी के यहाँ मेहमान आता है तो लेखक क्या करते हैं? लेखक उनको बता दे रहे वो ये यहाँ नहीं रहते हैं, वो तो उस पिछले मोहल्ले में रहते हैं या आगे के मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन इसके बदले उनके पड़ोसी क्या करते हैं? वो अजनबियों को भी उनके घर भेज देते हैं। अरे वो तो यहीं सामने रहते हैं। मतलब उन्हें लेखक का घर का पता वो बता देते हैं। इस हद तक सब एक दूसरे को परेशान करते हैं। अब आगे,
ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना आस पड़ोस का जीवन दुर्लभ होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी नहीं भूलते। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें इस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता। मतलब किसी खास मौके पर अगर पड़ोसी के घर कोई मिठाई लेकर आ रहा है तो लेखक उनसे क्या कहेंगे कि अरे ये तो सीबीआई का एजेंट हो सकता है। पर वैसा इसलिए कहते थे कि उनके घर कोई भी मिठाई का डब्बा लेके नहीं आता था, तो अपनी वो लाज कैसे बचाएंगे। वो सामने वाले को कहते अरे ये तो सीबीआई हो सकता है, इसलिए तो हम लोग किसी से मिठाई का डब्बा लेते ही नहीं, ऐसा रिश्ता ही क्यों रखना। मतलब ये एक पड़ोसी को मतलब नीचा दिखाने का तरीका होता है। आगे हमें लगता है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसी के व्यवहार में खास अंतर नहीं होता। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश के भी शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। यह दियर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर ले, उनके जासूस शहरों में बमबाजी की योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजियां तो होनी ही चाहिए। यूँ भी दूसरा कौन सी दाल खाता है, जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है कि वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों मिलकर अमन चैन से रहें। मतलब लेखक यहाँ हमारे पड़ोसी देश पे भी व्यंग करते हैं कि संसार के सामने तो वो क्या बोलते हैं, अरे हम सब भाई भाई हैं, पर भीतर से क्या करते हैं। कभी हम लोग के बॉर्डर पे बम फोड़ देंगे, कभी हमारे बाजार में बम फोड़ देंगे। इन सब से चीज़ों से यह पता चलता है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। इसी तरह पड़ोस में भी इसी तरह का चीज़ें हैं। कोई किसी से किसी भी कीमत पे कम रहना नहीं चाहता है। अगर कोई एक को परेशान करे तो दूसरा उसे ज़्यादा परेशान करता है। यहीं पे यह कहानी समाप्त होती है। इसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो मैं आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगी और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लुत्फ़ उठा सकें।